कभी कभी हम जिंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ों को भी हल्के में ले लेते हैं, जैसे हवा। ना कोई रंग, ना कोई स्वाद, बस एक अदृश्य हवा जो आज इतनी साफ नहीं रह गई है। वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ईशा सिंह और आप देख रहे हैं पर्यावरण दर्शन। आज हम बात करेंगे वायु प्रदूषण पर और उसके हमारे स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव के बारे में। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पल्मोनोलॉजिस्ट और एलर्जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर्षिल अलवानी, जो हमें बताएंगे कि किस तरह वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है और यह हमारे फेफड़ों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है और हम इससे किस तरह बच सकते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते, मैं डॉक्टर हर्षिल अलवानी, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। तो चलिए दर्शकों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं, हम ये जानना चाहते हैं कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो आज कितनी साफ रह गई है। इसकी शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि हमारा जो जीवन है वो शुरुआत होती है पहली सांस से और उसका अंत होता है आखिरी सांस में। तो इस पहली सांस और आखिरी सांस के बीच में ही हमारा पूरा जीवन काल है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो भी हम सांस ले रहे हैं वो शुद्ध हो। एक दिन में लगभग हम 20 से 22 हज़ार बार सांस लेते हैं और इसकी कंटिन्यूस प्रोसेस जो है उसमें हवा की शुद्धता का बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल है। जी, तो ऐसे में साफ हवा बहुत ज़रूरी है। जी, अगर हम बात करें कि साफ हवा हम किसको बोलते हैं, जी, जिसमें कि पोल्यूटेंट्स का लेवल कम है, जिसमें आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, जिसमें कि आपके जो हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं आजकल उसकी मात्रा कम है और कोई विजिबल ऐसा हमें नहीं लगना चाहिए कि जो है हवा लेने से आपको सांस में दिक्कत हो रही है। जी सर, हम बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं शुद्ध हवा और साफ नहीं रह गई है हवा, हम अक्सर जिक्र करते हैं AQI की, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये होता क्या है और इसे आसान भाषा में किस तरह समझा जा सकता है। तो आजकल हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अब पब्लिक में काफ़ी कॉमन हो गया है अवेयरनेस के वजह से, जिसको हम बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI। AQI एक लेवल बताता है कि हवा में उस पर्टिकुलर डे पे पोल्यूटेंट्स का लेवल कितना है। इसमें जो कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं वो है ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज़ 2.5 और 10 होता है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के लेवल्स के बारे में इंक्लूड करके एक एयर क्वालिटी इंडेक्स हर रोज़ का बनाया जाता है, जो कि डिटरमाइन करता है कि आज की एयर जो है वो कितनी शुद्ध है। यूजुअली एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है नॉर्मली 100 से नीचे होना चाहिए, जिसको हम प्योर यानी कि सेफ हवा मानते हैं। और जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इसका मतलब होता है कि उस दिन पर्टिकुलरली हवा में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से पेशेंट्स को काफ़ी सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सर, आपने बताया कि जो 100 है वो सेफ है हमारे लिए, जो 100 लेवल है। तो उसके बाद जो है मतलब कितना देखें कि 100 से अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो ये डेंजरस है या? तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली दिल्ली में हमेशा दिवाली के टाइम पे या टुवर्ड्स विंटर्स जो है एयर क्वालिटी हमेशा पुअर न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स पे सब जगह आता है, जिसमें कि वैल्यू 300 के पार पहुंच जाती है। तो 100 to 150 भी एक तरीके से आउटसाइड द नॉर्मल लिमिट आती है। मोर देन 150-200 तो काफ़ी हानिकारक हो जाती है, जिसमें कि पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ते हैं, बीमारियां होने के चांसेस बढ़ते हैं। यूजुअली जब हवा शुद्ध नहीं है उस दिन पर्टिकुलरली अगर आप बाहर निकल के जा रहे हैं अपने काम पे, तो आपको जो लक्षण हो सकते हैं इम्प्योर हवा लेने से या पोल्यूटेड हवा लेने से, उसमें होता है कि आपको आँखों से पानी आना, आँखों में इचिंग होना, रेडनेस होना, सांस में भारीपन होना, नाक में खुजली चलना, नाक से पानी आना बार बार, या गले में एक लंबे तरीके से खराश रहना, ये सब सिम्टम्स देखे जाते हैं। और इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। रोज़ अगर आप देखें एयर क्वालिटी इंडेक्स से
आप ये देख सकते हैं कि उस दिन का काम आप अवॉइड कर सकते हैं क्या, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है काफ़ी हाई है और आप अगर अवॉइड कर सकें बाहर जाना, और अगर नहीं भी अवॉइड कर सकें तो एटलीस्ट मास्क पहन के जाइए, या एक क्लोज्ड कैब में या एक टैक्सी में जाइए जिसमें कि एक एयर कंडीशन सिस्टम हो, ताकि एटलीस्ट बाहर की हवा जो हम इनहेल कर रहे हैं उसको थोड़ा सा प्यूरिफाइड फॉर्म में हम ले सकें। सर AQI आज हम फ़ोन पे भी चेक कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या ज़रूरी है कि हम रोज़ जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं उससे पहले AQI चेक करें, या ऐसा ज़रूरी नहीं है। यूजुअली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो विंटर्स में थोड़ी सी ज़्यादा पुअर होती है क्योंकि हवा काफ़ी डेंस हो जाती है जी। जिस टाइम पे हवा चल रही है, मूविंग विंडी डे है, उसमें इतना शायद प्रॉब्लम नहीं आता है क्योंकि एयर ऑटोमेटिकली नेचुरली सर्कुलेट हो रही है। जब ठहराव वाली सिचुएशन है या फिर जब हमारे इंडिया में जैसे हम एक एग्रीकल्चर प्रिडोमिनेंट कंट्री हैं, तो जब हमारे क्रॉप्स में कटिंग होती है उस टाइम पे कई बार हम देखते हैं कि क्रॉप बर्निंग होता है, पराली जिसको बोलते हैं, उन पर्टिकुलर मंथ्स में या डेज पे डेफिनेटली हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ अर्बनाइजेशन की वजह से आप देखें कि व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, चाहे 2 व्हीलर्स हों चाहे 4 व्हीलर्स हों, तो उनका पोल्यूशन लेवल जो है काफ़ी हद तक सिटीज़ में बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। इवन दो गवर्नमेंट के काफ़ी स्ट्रिक्ट रूलिंग हैं, पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने जो रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स है वो भी डीजल व्हीकल्स की 10 ईयर्स से ज़्यादा नहीं करी है। तो ये सब गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, लेकिन अगर हम अपने तरीके से बात करें तो आप कैसे एफर्ट कर सकते हैं? आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए या कम बाहर निकलिए जी, या कार पूल करके जाइए। 3-4 लोग अगर एक ही जगह जा रहे हैं तो वो एक व्हीकल में जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि हर बंदा अपना व्हीकल लेके जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। यानी जब भी AQI थोड़ा सा शुद्ध से थोड़ा सा ऊपर हो या 100 से ऊपर लेवल हो तो कोशिश करें कि व्हीकल का कम यूज़ करें। इसमें हम आपको बता दें कि अभी हाल में हेल्थ डे क्या है, इस मौके पर राजस्थान सरकार ने कई स्कीम चलाई है। उसमें मिशन लीवर स्माइल अभियान और मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना का मोबाइल ऐप और आयुष पैकेज शामिल है। तो चर्चा को जारी रखते हैं। सर, AQI का हमने बात की, तो आपने लक्षण भी बताए कि तो ऐसा कोई है कि भाई मान लीजिए हमें 5 दिन तक ये लक्षण है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या कितने दिन हम इंतज़ार करें अगर हमारे ये लक्षण है तो यूजुअली 2 से 3 दिन हम देख सकते हैं कि पेशेंट्स को कई बारी सेल्फ लिमिटिंग सिम्टम्स होते हैं कि अगर वो बाहर नहीं जा रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं, घर में सीमित हैं, तो हो सकता है सिम्टम्स अपने आप ही कम हो जाएं। कई बार पेशेंट्स को हमने देखा है कि उनको अंडरलाइंग कोई अस्थमा या COPD ये सब बीमारियां ऑलरेडी हैं, और ऐसे पेशेंट्स को अगर इम्प्योर एयर या पोल्यूटेड एयर इनहेल करने से थोड़े सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं तो उन्हें जिस केस में एक हेल्थ स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए वो है कि अगर उनको सांस बैठे बैठे भी सांस फूल रहा है, या फिर उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, या फिर उनको कंटिन्यूस खांसी हो रही है जो एक नॉर्मल साधारण खांसी जैसे अपने आप कम नहीं हो रही है, इन सिम्टम्स में उनको डेफिनेटली हमें मतलब एक हेल्थ फैसिलिटी को कंसल्ट करना चाहिए। सर, इसमें कोई एज ग्रुप है कि मान लीजिए युवाओं को या फिर जो 40s के ऊपर जो एज के लोग हैं उनको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए? इसमें जिसको हम बोलते हैं कि हाई रिस्क ग्रुप्स क्या होते हैं सोसाइटी में, उसमें हम छोटे बच्चे जो कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, स्पेशली प्राइमरी स्कूल तक के जो बच्चे हैं वो, फिर एल्डरली पॉपुलेशन, क्योंकि एल्डरली पॉपुलेशन में यूजुअली कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी भी होती है, जैसे हम डायबिटीज़ हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया या कोई हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो गई, तो ऐसे केसेस में इफ़ेक्ट जो है शरीर पे काफ़ी ज़्यादा आता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी काफ़ी जो है सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो भी इससे बहुत ससेप्टिबल रहते हैं। प्रेगनेंसी अपने आप में शरीर के लिए एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, और उसमें अगर आप एक इम्प्योर हवा ले रहे हैं जिससे कि सांस में प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है कि बच्चे के डेवलपमेंट पे भी कुछ ना कुछ असर पड़े। तो ये सारे ग्रुप्स को अपना
ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। यानी बच्चों को, प्रेग्नेंट महिलाओं को और जो और एल्डरली पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन को। तो सर क्या जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं रोज़, तो AQI चेक करके जो पेरेंट्स हैं वो उनको स्कूल भेजें, या अगर भेज भी रहे हैं तो कोई मास्क होता है किसी खास प्रकार का जो लगाना चाहिए बच्चों को? वैसे तो क्योंकि बढ़ते बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो उनको प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ पर्टिकुलर डेज ऐसे होते हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब है। उन पर्टिकुलर डेज पे अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट्स भी स्कूल बंद करते हैं कि बच्चों को प्रिवेंट करा जाए, क्योंकि अगर डेवलपिंग टाइम में उनके प्रॉब्लम्स होने लगेंगे तो आगे टाइम लॉन्ग टर्म में उसके इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं लंग्स के अंदर। प्लस अगर बच्चे ऐसे स्कूल में जा रहे हैं तो जिस दिन पर्टिकुलरली एयर थोड़ी सी ख़राब है उन पर्टिकुलर डेज पे बच्चों को मास्क पहना के भेजें, चाहे वो एक कपड़े का साधारण मास्क ही क्यों ना हो। वो भी कॉटन का मास्क भी इफेक्टिव है इन कंपैरिजन टू कोई मास्क नहीं लगाया है आपने अगर। और अगर कोई पेशेंट्स हैं, कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको चाइल्डहुड में ही अस्थमा डिटेक्ट हुआ है, कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा है, उनको पर्टिकुलरली थोड़ा सा सतर्क ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि अस्थमा के ट्रिगरिंग फैक्टर्स में एयर पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा कारण है। बिल्कुल, क्योंकि सांस से जुड़ी समस्या है, तो ऐसे में जब भी वो बाहर निकले अस्थमा के जो मरीज हैं वो एक कपड़ा मास्क बांध पहन के या जाएं। कोई मास्क। जी सर, इसमें नॉर्मल जो मास्क है वो चल जाएगा या फिर कोई खास प्रकार का मास्क होता है जो हम देखते हैं, हमने कोरोना के दौरान भी देखा? मास्क की इम्पोर्टेंस जो है, एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा था कि मास्क की इम्पोर्टेंस जो है हम सब ने देखा है कि कोविड टाइम में कितना एक इफेक्टिव टूल रहा है एक कंटेमिनेशन को या प्रिवेंट करने के लिए, 1-to-1 ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए। बट ये हम इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो हम एयर अंदर लें वो थोड़ी सी प्योर होके जाए। तो उसमें एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क जो आता है वो भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव है। इससे ज़्यादा जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी सांस की बीमारियां हैं उनको मैं हमेशा एक N95 मास्क आता है N95, जो कि 95% टाइप्स पार्टिकुलेट मैटर्स को काफ़ी हद तक रोकने में सक्षम है, उसको रेकमेंड करता हूँ मैं। यानी जितने भी अस्थमा के मरीज़ हैं वो N95 मास्क का उपयोग करें अगर AQI इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स। हमने देखा है कि सर कोरोना में हमें पता चला कि मास्क N95 मास्क क्या होता है और हवा किस तरह से हमारे भीतर आती है और हमें किस तरह से शुद्ध हवा लेनी चाहिए। लेकिन इसी बीच जब एयर पोल्यूशन की बात होती है तो लोग अक्सर कहते हैं कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता या कोई ख़ास हमें समस्या नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए उन लोगों को? तो पहली चीज़ तो ये है कि हम सबका ही ये एक एटीट्यूड रहता है कि हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं जब तक कि विजिबल सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेकिन हेल्थ जो है, जिसको हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, उसमें हम प्रिवेंशन पे भी ध्यान देते हैं कि कैसे आप फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें। तो उसमें मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो ये है कि आप अपना एक पर्सनल हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। दूसरा, किसी को अगर स्मोकिंग का हैबिट है तो वो स्मोकिंग क्विट करने की कोशिश करें, क्योंकि एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग, चाहे आप खुद नहीं करते हैं लेकिन आप एक ऐसे सराउंडिंग में है जहाँ पे कोई स्मोकिंग करता है और उसका धुआं जो है आप तक पहुँच रहा है, तो आपके लंग्स को या आपके शरीर को उतना ही असर आएगा जितना कि एक एक्टिव स्मोकर को आएगा। तो उस चीज़ में हमेशा मोटिवेट करें अपने फ्रेंड सर्कल में या नोन में कि आप स्मोकिंग बंद करिए। आजकल तो बैन हो गया है, बीच में हुक्का भी बहुत पॉपुलर हुआ था, तो वो बल्कि स्मोकिंग से 10 टाइम्स और ख़राब चीज़ है, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू 1 सिगरेट और 1 बीड़ी अगर कोई पी रहा है। तीसरी इसमें ये है कि प्लांट्स जितने आप घर के आसपास लगा सकें या घर में रख सकें वो आपकी हवा को काफ़ी नेचुरली शुद्ध करेंगे। तो जो एफर्ट है वो ये होना चाहिए कि घर के आसपास कोई भी ऐसी खाली ज़मीन है या रोड साइड पे कहीं ना कहीं आपको प्लांट्स उगाने चाहिए। आजकल एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि बिल्डिंग्स की दीवारों पे वर्टिकल गार्डन्स भी होते हैं जो
आपके एक तरीके से कवर करते हैं पूरी बिल्डिंग को, ताकि जो आपकी एयर अंदर से बाहर सर्कुलेट हो रही है वो ऑटोमेटिकली प्लांट्स के थ्रू जो है ये प्यूरिफाई हो। और इस केस में गवर्नमेंट ने भी काफ़ी एफर्ट्स करे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट कितना डेवलप आप देख रहे हैं, सड़कें इतनी बन रही हैं, लेकिन जो लैंड गवर्नमेंट ले रही है उतने एरिया का जो भी उन्होंने ट्रीज कट करा है या कोई एग्रीकल्चर ज़मीन पे बनाई हैं रोड्स, तो उतने ही एरिया में प्लांटेशन अलग से गवर्नमेंट ने करी है ताकि उस चीज़ को रिप्लेस करके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करी जा सके। सर, आपने प्लांट्स का जिक्र किया कि हमें जितना हो सके घरों में पौधे लगाने चाहिए, तो जो मान लीजिए AQI बाहर ज़्यादा है, तो क्या ऐसे में घर की हवा भी थोड़ी सी सुरक्षित नहीं रह जाती है, या इंडोर एयर हमारे लिए सही रहती है इस तरह से? इंडोर एयर, अगर घर के दरवाजे खिड़कियां बंद हैं तो बाहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स और घर की एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी फ़र्क मिलेगा वैसे भी। बट क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपने आप को आइसोलेट करके घर में रख लें, तो आप जो मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि घर में इंडोर प्लांट्स लगाएं जिनको ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए, बट वो इक्वली काम करते हैं घर की एयर को नेचुरली प्यूरिफाई करने के लिए। साथ ही साथ आजकल एयर प्यूरिफायर्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में जो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं आपके घर की एयर को प्यूरिफाई करने के लिए। और ये मैं यूजुअली रेकमेंड करता हूँ कि आप अपने बेडरूम में एटलीस्ट रखें, क्योंकि अगर आप देखें कि 8 आवर्स 9 आवर्स अगर आप सोते हैं या अपने बेडरूम में अपना टाइम रहते हैं, तो एक तरीके से 1/3 लाइफ जो है हमारी जो है हमारे बेडरूम में होती है। और वो पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको एयर क्वालिटी अच्छी मिल रही है तो काफ़ी हद तक आपको प्रिवेंट कर सकती है लंग प्रॉब्लम्स से। यानी सर कोई ख़ास तरह का एयर प्योरीफायर होता है जो हमें लगाना चाहिए, या आप सजेस्ट करेंगे कि हर घर में एक एयर प्योरीफायर होना चाहिए? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर घर में एक एयर प्योरीफायर हो, लेकिन जो सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन के वजह से फॉरेस्ट एरिया या प्लांटेशन एरिया कम है और जहाँ पे फ्रिक्वेंटली हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर होते जा रहा है डे बाय डे, उनको डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा। प्लस जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनके घरों में डेफिनेटली होना चाहिए। जैसे अस्थमा के कोई मरीज हैं, जैसे अस्थमा हो गया, COPD हो गया, तो ये सारे क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं जिनको लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम रहेंगे, उनके एयर को हम जितना प्यूरिफाई रख सकें, जितना साफ रख सकें, उनके सिम्टम्स को उतना हम कंट्रोल में रख सकते हैं। जी सर, आप अपने अनुभव के अनुसार बताइए कि क्या हम देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में या पिछले 5-6 साल में ये बढ़ा है, लंग्स से जुड़ी जो बीमारियां हैं क्या वो बढ़ रही हैं? क्या ऐसे मरीज़ आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं? जी डेफिनेटली, हम अभी के टाइम में हम पोस्ट कोविड एरा में हैं जी। इवन दो हमें आइसोलेटेड कोविड के 1-2 केसेस अभी कभी ना कभी कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलते हैं, बट एक वो पैंडमिक वाले सिचुएशन से हम क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट 80% इंडियन पॉपुलेशन या वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस बीमारी से अफेक्ट हुई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा लंग्स में प्रॉब्लम्स हम ज़्यादा देख रहे हैं पेशेंट्स की कोविड के बाद से। प्लस जो थोड़ा सा स्मोकिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी यूथ जो है अभी स्मोकिंग या टोबैको कोई ना कोई कंजम्पशन, आजकल सिगरेट्स भी बहुत कॉमन है, वेपिंग कॉमन है, ये सब चीज़ें जो हैं इक्वली हार्मफुल हैं आपके लंग्स के लिए। और इस वजह से जो है थोड़ा सा हम पेशेंट्स के नंबर ज़्यादा देख रहे हैं। प्लस क्योंकि एयर क्वालिटी भी थोड़ी सी डे बाय डे कम होती जा रही है, तो काफ़ी पेशेंट्स इससे अफेक्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हेल्थ केयर पे बर्डन आ रहा है इस चीज़ का। यानी हम कह सकते हैं कि कोविड के बाद से इस तरह की समस्याएं बढ़ने लगी हैं और ऐसे मरीज़ काफ़ी बढ़ रहे हैं। सर, हम बात करते हैं कि बहुत से लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं या सुबह सुबह सैर करने निकल जाते हैं या रनिंग पे जाते हैं, तो ऐसे में क्या उन्हें जाना चाहिए या मास्क लगा के जाना चाहिए या थोड़ा सा यूजुअली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप कोई पार्क या गार्डन में वॉक करने जाएं, आप रोड पे वॉक ना करें, क्योंकि रोड पे आपको जो है उतना
प्योरीफाइड एयर नहीं मिलेगा जितना कि एक बगीचे में या गार्डन में मिलेगा। प्लस वैसे मॉर्निंग वॉक इज़ मच प्रेफरेबल टू इवनिंग वॉक, क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं वो एकदम अर्ली मॉर्निंग बहुत कम होते हैं। प्लस क्योंकि नाइट के बाद से अर्ली मॉर्निंग में आप आ रहे हैं तो इतना एयर पोल्यूशन उस टाइम पे नहीं होता है जितना कि ओवरऑल डे के बाद इवनिंग वॉक में आपको मिलेगा पूरे दिन का। तो मॉर्निंग वॉक इज़ प्रेफरेबल टू इवनिंग वॉक, ये डेफिनेटली करेक्ट चीज़ है। ओके सर, अस्थमा के अलावा ऐसी कौन सी 3-4 बीमारियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? लंग्स से जुड़ी हुई या सांस से जुड़ी हुई, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं? वैसे जो स्मोकिंग लोग करते हैं उनमें COPD होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें कि एक परसिस्टेंट खांसी, परसिस्टेंट सांस में प्रॉब्लम रहती है। अस्थमा में यूजुअली एलर्जिक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें कि छींक आना, नाक से पानी बहना, सांस में एक वीजिंग साउंड आना जिसमें कि एक सीटी जैसी आवाज़ आती है आपकी छाती से, वो कॉमन होते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग रिलेटेड या एयर पोल्यूशन रिलेटेड जो है आजकल कैंसर के पेशेंट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, लंग कैंसर के। तो वो भी जो है अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट मान लीजिए या स्मोकिंग का इम्पैक्ट मान लीजिए, तो लंग कैंसर पेशेंट्स भी काफ़ी हद तक बढ़ते जा रहे हैं। प्लस पोस्ट कोविड एरा में क्या है कि आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो हेल्थ केयर फैसिलिटी को एक्सेसिबल जो लोग कर रहे हैं वो एक अर्ली स्टेज पे कर रहे हैं। पहले यूजुअली पेशेंट्स जो है काफ़ी लेट आते थे कि उनको काफ़ी सिम्टम्स बढ़ चुके हैं। आजकल वो चीज़ में अवेयरनेस है तो लोग जो है जल्दी अपना जो है अपने को एग्जामिन करवाते हैं, तो इसलिए भी थोड़े से नंबर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी पहले बहुत लेट एक्सेस होती थी लोगों से, आजकल लोग स्पेशलिस्ट के पास डायरेक्टली पहुंचते हैं, तो इसलिए नंबर्स बढ़ रहे हैं इस चीज़ सर, आपने लंग कैंसर का जिक्र किया, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सो लंग कैंसर में जो है यूजुअली खांसी, आपको सांस लेने में दिक्कत या फिर कुछ बलगम में खून आना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। लंबे समय से खांसी कभी चल रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यूजुअली लोग सोचते हैं कि हम जब कोविड एरा में नहीं आए थे तो हम एक ब्रॉड टर्म यूज़ करते थे कि वायरल हो गया है जी, बट हर चीज़ वायरल नहीं होती है। और अगर मतलब 2 वीक्स जितना अगर आपके सिम्टम्स आपके एक्सटेंड हो चुके हैं तो डेफिनेटली आपको अपने आप को टेस्ट कराना चाहिए, एग्जामिन करवाना चाहिए। यानी 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको खांसी हो रही है, इस तरह की समस्या हो रही है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सर, हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि हमने शहर की बात की, शहरों में कई तरह के इतनी बड़ी संख्या में व्हीकल्स होते हैं, पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जो एक तरफ हम गाँव की बात करें तो क्या वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा रहता है? क्या वहाँ एयर पोल्यूशन कम है शहरों के मुकाबले? शहरों के मुकाबले अगर हम बात करें तो गांव की जो हवा है वो कंपैरेटिवली बेटर है, शुद्ध है। और जो एक लास्ट 15-20 इयर्स में हमने देखा है कि अर्बनाइजेशन इतना हुआ है, डेवलपमेंट इतना हुआ है, आज की डेट में आई थिंक गांव की लाइफ ज़्यादा बेटर होती जा रही है इन कंपैरिजन टू सिटी लाइफ। तो बट गांव के अपने अलग फैक्टर्स हैं कि जहाँ पे एयर जो है ख़राब हो सकती है। यूजुअली जो इंडस्ट्री है जैसे माइनिंग हो गया या फिर कोई ब्रिक इंडस्ट्री है जिसमें कि हम ईंट की भट्टियाँ होती हैं, ये सब यूजुअली आउटसाइड द सिटी रूरल एरियाज़ में होते हैं, जहाँ पे वर्कर्स को इतना प्रॉपर सेफ्टी गियर नहीं प्रोवाइड करा जाता है। प्लस जो क्रॉप बर्निंग है वो वहाँ पे बहुत कॉमन है उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में। तीसरी चीज़ जो है कि आजकल जो है कुकिंग मीडियम, वैसे तो LPG हो गया है, हर जगह आपको सिलेंडर अवेलेबल है, बट स्टिल हम देखते हैं कि आजकल ट्रेडिशनल जगहों पे फिर भी गांव में चूल्हे पे खाना बनता है। तो वो जो वुड बर्निंग है जिससे कि खाना या बायोमास जैसे गाय के गोबर से अगर बन रहा है, तो वो जो धुआं निकल रहा है वो काफ़ी हानिकारक है, इक्वली टू जितना कि अगर आप स्मोक कर रहे हैं। तो इस केस में वहाँ पे फीमेल ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि वो लोग इस चीज़ से ज़्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। सर, हम देख रहे हैं कि शहरों में भी लोग कहीं सड़क के पास में कचरा जला दिया या थोड़ा सा इधर करके, तो उससे भी धुआं फैलता है, तो क्या वो वाकई हानिकारक होता है? उससे भी एयर पोल्यूशन बढ़ता है? ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है कि
पेड़ के पत्ते जो गिरे हुए हैं उनको इकट्ठा करा और उसको जला दिया गया। उस पर्टिकुलर में मैंने बहुत जगह, मैंने अपने घर के पास में भी ये देखा है और मैंने बंद करवाया है वहाँ पे ये चीज़ कि आपने रोड पे झाड़ू लगाया, एक तरफ इकट्ठा करा कचरा और उसको आग लगा दी। उसमें प्लास्टिक भी जल रहा है, उसमें रैपर भी जल रहा है, उसमें पत्ते भी जल रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपके एयर पोल्यूशन को ऐड ऑन कर रही हैं और क्योंकि ये आपके घर के पास में हो रहा है तो आपके घर के आसपास की ज़्यादा इफेक्ट होंगे। तो ये बिल्कुल चीज़ बैन होनी चाहिए। इनफैक्ट ये बैंड है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। आप ओपन में कहीं पे भी ऐसे कचरे को नहीं जला सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का अगर कहीं पे हो रहा है तो स्पेशली सिटीज़ में आजकल आप देखते हैं कि वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं हर एरिया की, उनको ये चीज़ को कंप्लेंट करना चाहिए और ये चीज़ को प्रैक्टिस को बंद कराना चाहिए। सर, आपने इंडोर प्लांट्स का भी जिक्र किया और एयर प्यूरीफायर का भी, तो अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में इस तरह के बदलाव करने चाहिए? एयर पोल्यूशन और जो एनवायरनमेंट है वो एक, आप उससे बच नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसके इफेक्ट को अपने शरीर पे कम ज़रूर कर सकते हैं। हर चीज़ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आपको खुद भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि आप या तो स्मोकिंग बंद करिए, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, फर्स्ट। सेकंड, घर के आसपास कचरा ना जलाएं। तीसरा, आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहने अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है। चौथा, अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देख रहे हैं और वो ख़राब है तो कोशिश करके उस दिन का अपना कार्यक्रम पोस्टपोन करें। फिफ्थ जो है, घर के अंदर प्लांट्स थोड़े से रखें या एयर प्यूरीफायर रखें। और सिक्स्थ जो है, न्यूट्रिशियस फूड खाएं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ना खाएं ताकि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। तो दर्शकों, हमने जाना कि एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण अब एक मौसम की समस्या नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल चैलेंज बन चुका है। वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिससे हम सभी को बचना चाहिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इतने अच्छे टिप्स दिए, सलाह दी जो हम हमारे लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। थैंक यू।